विधवा वांग मूंगफली के खेत में घुस गई और 3 मुट्ठी मूंगफली उखाड़ ली। तभी किसी ने पीछे से उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरी मूंगफली चुराने की? आज तुम यहाँ से नहीं जाओगी। विधवा वांग का हाथ छूट गया और मूंगफली जमीन पर गिर गई। जब वह मुड़ी तो देखा कि वह गांव का कुंवारा कल्याण था। वह तुरंत पीली पड़ गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कल्याण ने उसकी कलाई इतनी जोर से पकड़ी थी कि उसे दर्द होने लगा। चोरी करती हो और ऊपर से भागना भी चाहती हो, या तो पैसे दो या मेरे साथ गांव के मुखिया के पास चलो। विधवा वांग के होंठ कांपने लगे। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कल्याण ने उसे घूरते हुए गंभीर आवाज में कहा, अगर पैसे नहीं है तो काम करके चुकाओ। मेरे घर में 5 दिन काम करो और मामला खत्म। विधवा वांग का पति 5 साल पहले मर चुका था। वह अपनी 6 साल की बेटी डुओडुओ को अकेले ही पाल रही थी। घर में अब कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ तक कि हांडी भरने के लिए भी नहीं। अगर उसे गांव के मुखिया के सामने ले जाया जाता तो विधवा होने के कारण उसकी इज्जत हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती। इसलिए उसने दांत भींचकर हामी भर दी। कल्याण की उम्र 43 साल थी। वह ईमानदार और नेक दिल था। अगर गांव में किसी को मदद की जरूरत होती तो वह हमेशा मदद करता और कभी बदले में कुछ नहीं मांगता था। लेकिन क्योंकि वह गरीब था और बोलने में अनाड़ी था, कोई भी उसके लिए दुल्हन ढूंढना नहीं चाहता था। विधवा वांग ने उसके लिए कुछ महसूस किया था, लेकिन वह विधवा थी। वह लोगों की बातें सुनने से डरती थी और कभी भी पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पहली बार जब विधवा वांग कल्याण के घर गई तो उसने भौहें सिकोड़ लीं। घर इतना बिखरा हुआ था कि वहां पैर रखना भी मुश्किल था। बर्तन इधर उधर पड़े थे और गंदी कपड़े कांग के पास फेंके हुए थे। फर्श पर हर जगह मिट्टी फैली हुई थी। उसने कुछ नहीं कहा। उसने आस्तीनें चढ़ाई और सफाई शुरू कर दी। उसने झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और कपड़े धोए। उसने दोपहर तक काम किया और मूंगफली की खिचड़ी की एक हांडी तैयार की। जब कल्याण खेत से लौटी, उसने दरवाजा खोला और देखा कि मुख्य कमरा एकदम साफ सुथरा है। मेज पर गर्म खिचड़ी और अचार रखा था। उसने कटोरा उठाया और एक घूंट चखा। यह तो मेरे बनाए खाने से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। विधवा वांग ने कुछ नहीं कहा। वह बस यही चाहती थी कि ये 5 दिन जल्दी से बीत जाए। अगली सुबह जैसे ही वह बाहर जाने वाली थी, डुओडुओ ने अपना पेट पकड़ लिया, झुक गई और अपनी माँ को पुकारने लगी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। विधवा वांग बुरी तरह घबरा गई। उसने अपनी बेटी को उठाया और गांव के स्वास्थ्य केंद्र की ओर दौड़ पड़ी। गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसकी मुलाकात कियान से हुई, जिसने देखा कि वह बहुत परेशान है और बिना कुछ कहे डुओडुओ को उठाकर अपनी पीठ पर लाद लिया। फिर वह बड़े बड़े डग भरते हुए स्वास्थ्य केंद्र की ओर निकल पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को तीव्र जठरांत्र शोथ गैस्ट्रोएंटेराइटिस है और पहले पैसे जमा करने होंगे। कियान ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी अंदरूनी जेब से कपड़े की एक छोटी पोटली निकाली। उसने उसे परत दर परत खोलना शुरू किया। अंदर सिर्फ मुड़े तुड़े नोट थे। ये वही पैसे थे जो उसने 1 साल तक बैल खरीदने के लिए बचाए थे। उसने वे पैसे जोर से मेज पर रख दिए। पहले बच्ची का इलाज करो। विधवा वांग उसे देखती रही और रोना बंद नहीं कर पाई। मैं कसम खाती हूँ, चाहे मुझे अपना खून ही क्यों न बेचना पड़े, मैं तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगी। विधवा वांग को पैसे इकट्ठा करने की जल्दी थी। किसी ने कहा कि पहाड़ की जंगली अखरोट बेची जा सकती हैं। सूरज निकलने से पहले ही वह पहाड़ पर चढ़ गई थी। खाई के किनारे के अखरोटों की डालियां बहुत भरी हुई थीं और उसने खतरे की परवाह किए बिना उन्हें तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह फिसल गई और एक गड्ढे में गिर पड़ी। उसके हाथ पैर छिल गए और दर्द इतना था कि वह उठ भी नहीं पा रही थी। आसमान धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। पहाड़ पर ठंड थी और डर भी लग रहा था। वह अपने आंसू रोक नहीं सकी और रो पड़ी। तभी कदमों की आहट हुई। कल्याण लालटेन ली वहां दिखा। मुझे पता था तुम आओगी। वह गड्ढे में उतरा और उसे उठा लिया। पैसे चाहिए तो मुझसे कहो, जान जोखिम में न डालें। सुबह तुम्हें जाते देख चिंता हुई और मैं पहाड़ तक पीछे आ गया। घर लौटने पर देखा कि विधवा वांग घायल होने के कारण उठ नहीं पा रही थी। आधी रात को डुओडुओ को फिर से तेज बुखार हो गया। घर में आधी गोली भी नहीं बची थी। विधवा वांग ने बच्ची को गले लगाया और कांग के पास बैठकर रोने लगी। अचानक दरवाजा खुला और कल्याण तेल की लैंप लेकर अंदर आया। वह बुखार की दवा और मक्के के आटे की रोटियां लाया था। वह यहाँ से गुजर रहा था और उसने बच्ची के रोने की आवाज सुनी। वह बोलने में अनाड़ी था और अच्छी बातें कहना नहीं जानता था, लेकिन वह दवा देता रहा और उसके माथे पर पट्टियां रखता रहा। वह देर रात तक वहां से नहीं गया। विधवा वांग ने जाते समय उसकी पीठ की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि वह उस आदमी पर भरोसा कर सकती है। तीसरे दिन विधवा वांग जैसे तैसे कल्याण के घर गई ताकि अपना कर्ज काम करके चुका सके। जैसे ही वह अंदर गई, उसने मेज पर वे जंगली अखरोट देखे जो उसने इकट्ठा किए थे। कल्याण उन्हें बहुत सावधानी से बोरियों में भर रहा था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अखरोट इकट्ठा करने गई थी? मैं हर दिन तुम्हारे घर सब्जियां छोड़ने जाता हूँ, मैंने ये कैसे नहीं देखता? उन दिनों उसके घर की सब्जियों की टोकरी बिना किसी वजह के भरी हुई मिलती थी। कभी कभी खिड़की पर हंस के अंडे भी होते थे तो वह वहीं था। उसने कल्याण को ध्यान से देखा। उस दिन जब मैंने मूंगफली उठाई थी, क्या तुमने मुझे पहले ही देख लिया था? कल्याण ने सिर झुका लिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें देखा था। विधवा वांग नाराज थी, लेकिन उसे हंसी भी आ रही थी। और फिर भी तुमने मुझे पकड़ लिया? कल्याण ने अपना सिर खुजाया। अगर मैं तुम्हें नहीं पकड़ता तो क्या तुम मेरे घर आती? तब विधवा वांग को समझ आ गया कि शुरू से ही यह सब उसकी एक छोटी सी चाल थी। अचानक आंगन के बाहर जोरदार हंसी सुनाई दी। गांव का गुंडा ली झेड़ झूमता हुआ अंदर आया। उसने उसे तिरछी नजर से देखा और बोला, कितने करीब करीब बैठे हो तुम लोग? ऐसी बातों पर लोगों का बोलना तो लाजिमी है। कल्याण तुरंत विधवा वांग के सामने खड़ा हो गया ताकि उसकी रक्षा कर सके। बोलने से पहले अपना मुंह धोकर आओ। ली झेड़ ने उसे हिकारत से देखा। उसे मूंगफली चुराते पकड़ा गया था और अब तुम दोनों साथ साथ घूम रहे हो। अब तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता? उसी समय गांव का मुखिया हाथ में एक कागज लेकर आंगन में दाखिल हुआ। यह अधिकार पत्र कल्याण ने मुझे दिया था। उसने अपनी आधी मूंगफली की जमीन विधवा वांग को सौंप दी। पूरी फसल अब उसकी और उसकी बेटी की है। ली जेड दंग रह गया। जो पड़ोसी देख रहे थे वे भी एकदम सब समझ गए। असल में विधवा वांग मूंगफली नहीं चुरा रही थी। कल्याण ने शुरू से ही वह जमीन उसे दे दी थी। विधवा वांग हैरान और भावुक हो गई और कल्याण की ओर देखकर बोली, क्या तुमने सिर्फ इसलिए इंतजार किया कि मैं मूंगफली उखाड़ूं ताकि तुम आकर मुझे अपने घर ले जा सको?
कयान ने शर्माते हुए सिर हिलाया। मैं मदद करना चाहता था पर डर था कि तुम मना कर दोगी। मुखिया मुस्कुराकर बोले, कयान ने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करूं। चयनित लड़की तुम ही थी। क्योंकि उसे डर था कि तुम मना कर दोगी, इसलिए उसने यह योजना बनाई। लीजी की खूब बेइज्जती हुई और वह शर्मिंदा होकर चला गया। आंगन में अब सिर्फ वे दोनों ही रह गए थे। कयान ने काफी देर तक खुद को संभाले रखा। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। मेरा इरादा मजाक का नहीं था, मैं बस तुम्हारे और डोडुओं के साथ रहकर ख्याल रखना चाहता था। विधवा वांग ने उस कम बोलने वाले परवाह करने वाले आदमी को देखा। उसके सीने में एक गहरा सुकून और गर्माहट महसूस हुई और उसने धीरे से सिर हिला दिया। कुछ ही समय बाद दोनों की शादी हो गई। डोडुओ दिन भर कयान के साथ चिपकी रहती, उसे बार बार पापा कहकर बुलाती। कयान के चेहरे से मुस्कान हटती ही नहीं थी। शादी के बाद कयान ने सारे भारी काम अपने जिम्मे ले ली। वह पानी लाता, लकड़ी काटता और खेतों में काम करता था। उसने कभी भी विधवा वांग को थकने नहीं दिया। वह हमेशा घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखती थी। खाना हमेशा गर्म रहता था और उनकी जिंदगी दिन ब दिन बेहतर होती गई। जिंदगी में डर गरीबी से नहीं, बल्कि इस बात से लगता है कि कोई तुम्हें दिल से ना चाहे। जब प्यार सच्चा हो तो सबसे कठिन दिन भी मीठे लगने लगते हैं।